और अब वक्त यूपी प्राइम का है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने लखनऊ के सूचना निदेशालय में पत्रकारों व उनके परिवारों के लिए आयोजित कैंप का निरीक्षण किया। लाभार्थियों को कार्ड भी प्रदान किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमारी कोशिश है कि राज्य के हर नागरिक को कोरोना इसलिए वैक्सीन की यानी जो हर नागरिक है उससे वैक्सीन लगे, क्योंकि वैक्सीन से ही सुरक्षा की जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो पात्र हैं जिनका नंबर है वो आगे आए, वैक्सीन लगवाएं। उनके साथ अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल भी मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्टिव है और चाहे वैक्सीनेशन सेंटर हो या फिर कोविड अस्पताल, व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि लखनऊ में स्वयं अपनी पीठ थपथपाने वाली सरकार ना होती तो वहीं से मात्र 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित इंदारा ग्रामीण क्षेत्र में कोविड की असलियत देखना चाहती। प्रियंका गांधी ने आगे लिखा कि ना टेस्टिंग, ना इलाज, ना मेडिकल किट, मगर सरकार बताती है कि सब कुछ फिट। साथ ही उन्होंने लिखा कि 32 लाख आबादी पर रोज 800 टेस्ट हो रहे हैं और प्रतिदिन 800 से 1000 RT-PCR टेस्ट हो रहे हैं। कम टेस्टिंग तीसरी लहर को आमंत्रण दे रही है। तो प्रियंका गांधी यहां पे कई बातों को आधार बनाकर सरकार को घेरती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि टेस्ट कम हो रहे हैं और ये तीसरी लहर को दावत देंगे। और उत्तर प्रदेश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड भी आगे आया है। कंपनी के उपाध्यक्ष राम मेहरोत्रा ने बताया कि सरकारी एम्बुलेंस जो कि कोरोना मरीजों और ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को प्रति वाहन 50 लीटर पेट्रोल या डीजल प्रतिदिन मुफ्त में दिया जाएगा और यह सेवा 30 जून 2021 तक के लिए जारी रहेगी। वहीं लखनऊ के कुर्सी रोड आउटलेट पर मुफ्त ईंधन भरने वाली सरकारी एम्बुलेंस को यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर प्राइम न्यूज संवाददाता नंदन श्रीवास्तव ने उनसे खास बात की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक रिलायंस पेट्रोल पंप से एक नया उद्घाटन किया जा रहा है कि जहां से जो एम्बुलेंस है या फिर जो ऑक्सीजन संबंधित जो गाड़ियां हैं उनको रिलायंस पेट्रोल पंप के थ्रू फ्री में 50 लीटर पेट्रोल और डीजल दिया जाएगा, जिससे कि असुविधाएं ना हो प्रदेश में। और जो उनकी स्थिति रहेगी, जो कोविड के लिए जो भी गाड़ियां लगी हैं उसको आसानी से आम जनमानस तक, जो पेशेंट हैं उन तक आसानी से उनको जो ऑक्सीजन लेवल है या फिर ऑक्सीजन या फिर एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध। हम खुद ही इस समय हम राजधानी के पेट्रोल पंप रिलायंस के पेट्रोल पंप पर खड़े हैं कुर्सी रोड पे, और यहाँ पे प्रदेश के कानून मंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं। उन्हीं से सीधे तौर पर जानेंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और क्या कुछ कार्यक्रम का होना हुआ है और किस तरीके से वो पेट्रोल पंप को और उनके साथ मिलकर कर रहे हैं। आज जानते हैं सर, जो कार्यक्रम आज हुआ है सर, इसमें किस तरीके की सुविधाएं दी जा रही है? दरअसल ये एम्बुलेंसेज और जो ऑक्सीजन ढोने वाली गाड़ियां हैं उनको 50 लीटर डीजल प्रतिदिन रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से निःशुल्क दिया जाएगा और पूरे देश में दिया जाएगा। और आज लखनऊ में विधिवत इसका शुभारंभ किया गया। सर, किन किन राज्य में किन किन जिलों में जो ये सुविधाएं शुरू की जा रही हैं? पूरे इंटायर इंडिया में ये कार्यक्रम लागू किया गया रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से। सभी डिस्ट्रिक्टों में जहां जहां एम्बुलेंसेज और ऑक्सीजन ढोने के वाहन हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं उनको निःशुल्क डीजल प्रदान किया जाएगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पे कहीं ना कहीं पूरे भारत में जो रिलायंस पेट्रोल पंप का जो यह कार्यक्रम लगाया जा रहा है, पूरे भारतवर्ष में जितने भी एम्बुलेंस हैं या फिर जो ऑक्सीजन की गाड़ियां हैं या फिर जो कोविड प्रोटोकॉल के लिए गाड़ियां लगाई गई हैं उनको साफ तौर पर 50 लीटर पेट्रोल मुफ्त दिया जाएगा, डीजल मुफ्त दिया जाएगा, जिससे कि कहीं भी कोई तकलीफ या फिर किसी आम जनमानस को असुविधा ना हो। कैमरामैन मुस्ताक के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज लखनऊ। और गाजियाबाद में डीएम अजय शंकर पांडे ने एक नई मुहिम चलाई है और इस मुहिम को नाम दिया है ऑलवेज विद यू। बताया जा रहा है कि यह मुहिम उन लोगों के लिए है जिन्होंने कोविड-19 के इस दौर में अपने परिजनों को खोया है, जिसके चलते मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र जल्दी बने और आश्रितों का आय प्रमाण पत्र भी जल्दी बने। इसके लिए एक नोडल अधिकारी को भी नियुक्त किया गया है।
जो कि एक मेल आईडी के जरिए जिस पर आश्रितों का ब्यौरा होगा, उसका जल्द से जल्द विस्तारीकरण कर आश्रित परिवार को इसका फायदा दिलाया जा सकेगा। इस कोरोना कालखंड में कुछ ऐसी मृत्यु की घटनाएं हुई हैं जहां परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई है और उनके जो आश्रित हैं वो अभी इतने नोविस हैं कि वो अपने पिता के या अपने मुखिया के प्रोफेशन से संबंधित मामलों से विज्ञ नहीं हैं। उन्हें कैसे मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त हो, कैसे वारिसान प्रमाण पत्र प्राप्त हो, उनके बैंक के क्लेम कैसे मिले, उनको LIC का क्लेम कैसे प्राप्त हो, या वो जिस प्रोफेशन में थे उसमें जो सरकारी प्रक्रियाएं हैं उससे वो वाकिफ नहीं है। इससे उस प्रोफेशन को टेक ओवर करने में या उसके जो योजनाओं से जो उनका जुड़ाव होता है वो नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हम लोगों ने एक ऑलवेज विद यू करके एक ईमेल आईडी जनरेट किया है और इसमें ऐसे परिवार की सहायता करने के लिए एक जिला स्तरीय अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है कि जो उस परिवार के संपर्क में रह करके उनकी इन कार्यों को पूरा कराने में मदद करे। आजम खान की सेहत में सुधार आ रहा है। मेदांता अस्पताल ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया और बताया कि आजम खान की सेहत में अब पहले से काफी सुधार है और क्रिटिकल केयर टीम के डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। तो आजम खान, जिनकी पिछले दिनों तबीयत ज्यादा खराब होने पर मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उसके बाद उन्हें ICU में शिफ्ट किया गया और विशेष टीम उनकी निगरानी कर रही थी। अब उनकी तबीयत में सुधार बताया जा रहा है। और कोरोना की सावधानियों को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहा है और ऐसे में राजधानी की कमिश्नरेट पुलिस ने तलाशी अभियान चलाकर लोगों को जागरूक भी किया और जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे थे उनका चालान भी काटा गया। यानी एक तरीके से जिन लोगों ने उल्लंघन किया उनके चालान काटे गए और जो लोग किसी काम से बाहर थे उन्हें जागरूक किया गया, उन्हें संदेश दिया गया कि घर में रहें, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के नियम का पालन करें। क्योंकि कोरोना के केस जो बढ़ रहे हैं वो बड़ी चुनौती पैदा कर रहे हैं, लिहाजा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। अभियान का उद्देश्य है कि जो कोरोना के संक्रमण की चेन को हर हालत में हमें काबू करें और इसके लिए जो विधिक उपाय सुनिश्चित किए जाते हैं उसी के क्रम में जगह जगह पे चेकिंग अभियान जारी है। सर, वर्तमान में लगातार कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन जो है राजधानी लखनऊ की सड़कों पर दिख रहा है, तो ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई की जा रही है? नहीं, देखिए ये तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, यदि कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से यदि घूम रहा है तो निश्चित तौर पर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और प्रत्येक दिन उनके अगेंस्ट जुर्माना या विधिक कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन यह जो ऐसे व्यक्ति काफ़ी कम है, फिर भी यह संदेश उन तक जाना चाहिए कि कोरोना के संक्रमण को लेकर जो आंशिक कर्फ्यू लगाया गया है उसका हमें अंतःकरण से पालन किया जाए। और बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने विभाग की मंडलीय समीक्षा बैठक में वाराणसी, विंध्याचल और प्रयागराज मंडल के मंडलीय सहायक निदेशक और 11 जनपदों के डाइट प्राचार्य और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की वर्चुअली बैठक की। उन्होंने कहा कि वो लगातार मंडलवार बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा कर रहे हैं। आज उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर और लेखाधिकारी गाजीपुर द्वारा शिक्षकों के वेतन निर्गत करने में लापरवाही करने के कारण उनके ऊपर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। तो यहां पे वर्चुअल बैठक की गई, जनपदों के डाइट प्राचार्य मौजूद रहे, बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र ने यह बैठक की। और कानपुर में बीजेपी विधायक पर हमले की कोशिश की गई है। विधायक सुरेंद्र मैथानी के आवास के पास पकड़े गए हैं 3 बदमाश अवैध हथियारों और बम से लैस थे। पुलिस और पब्लिक ने दौड़ाकर बदमाशों को पकड़ा, यानी उनका पीछा करके उन बदमाशों को शिकंजे में लिया। तो काकादेव थाना इलाके का यह पूरा मामला है, जहां विधायक पे
हमला करने की साजिश रची जा रही थी, कोशिश की गई। तो गुंडे, बदमाश, अपराधी इतने बेखौफ हैं कि उन्हें कोई डर नहीं, ना पुलिस का, ना प्रशासन का, ना कानून का। आम लोग तो आम वो नेताओं को भी निशाना बना रहे हैं। विधायक को टारगेट किया गया। मैं रोज शाम को इसी समय पर यहाँ अपने घर के बाहर टहलता हूँ और मैं टहल करके जैसे ही अपने दरवाजे के अंदर गया तो यहाँ बड़ी तेज आवाज़ आई, यहीं पे बम फेंका गया, यहीं पर कट्टा वो हुआ और कट्टा पकड़ा गया और 3 लोग यहाँ दौड़ा करके पब्लिक में और पुलिस ने पकड़ा। ये मैं आश्चर्यचकित रह गया कि कैसी घटना मेरे घर के बाहर। मैं भी थोड़ी देर के लिए दहशत में आ गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी आशंका के कारण से कोई ऐसी बात हो। मैंने यहाँ थाने में बोला है कि मैंने कहा देखिए इसकी ठीक प्रकार से जांच कर लीजिए कि मुझे नहीं लगता कि कोई इस प्रकार की जघन्य अपराध करने का प्रयास कर सकेगा, लेकिन ये जांच का विषय है, जांच कर लें और अगर ऐसा कुछ है तो फिर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोरोना की स्थिति को लेकर क्या कुछ कहा गया, उन्हें सुनते हैं। प्रदेश में पिछले लगभग 2 सप्ताह में दिनांक 30 अप्रैल जब हमारे यहाँ पर सबसे अधिक मामले थे, तब से अब तक लगभग 1,74,000 मामलों की कमी आई है, जो कि कुल मामलों का 56% है। आज जैसा उन्होंने बताया 8,727 नए मामले आए हैं, जो कि सबसे अधिक एक दिन में आए मामले 30 अप्रैल से लगभग 30,000 प्रतिदिन कम है। ये कैसे संभव हो रहा है? ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो एक एग्रेसिव ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की जो एक नीति अपनाई जा रही है, जो एक रणनीति बनाई गई है, उस रणनीति का परिणाम है। उत्तर प्रदेश सरकार लगभग 2 माह से इसमें विभिन्न RRTs के माध्यम से प्रयासरत थी, परंतु लगभग पिछले काफी समय से हमारे शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में एक समितियों के माध्यम से रूटीन में ये प्रक्रिया चल रही थी, जिसको कि 5 मई से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे ग्रामीण क्षेत्र में लागू किया, जहां पर की निगरानी समितियां बनाई गई। निगरानी समितियों के माध्यम से दवा का वितरण, सबसे पहले चिन्हीकरण, सबसे जो पहले ट्रेस का जो है वो चिन्हीकरण निगरानी समितियों ने, जो कि शहरी क्षेत्र में पूर्व से काम कर रहे थे, पार्षद और हमारे सिविल डिफेंस और ये सब जितने हमारे NGOs के सहायता से इनके द्वारा ये किया जा रहा था कि ट्रेस किया जा रहा था। दिनांक 5 मई से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक अभियान के तौर पर, एक पूरा वृहत अभियान के तौर पर उन्होंने शुरू किया और 97,000 जो हमारे राजस्व गांव हैं सबके लिए एक निगरानी समिति बनाई गई, जिसमें आशा, ANM, ये सारे जो स्वास्थ्य के कर्मचारी हैं इनको शामिल किया गया है। और ये तब से जो है वो प्रतिदिन अपने अपने गांव के क्षेत्र में घरों में जा जाकर लक्षण वाले व्यक्तियों को तलाश रहे हैं, और जहां पर भी कम लक्षण या बुखार या इस तरह के कोई लक्षणों वाला व्यक्ति मिलता है, उन्हें मेडिकल किट उपलब्ध कराई जा रही है। और साथ साथ जहां लक्षण वाले लोग मिलते हैं उनको RRTs के माध्यम से उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया जा रहा है। इस जो रणनीति है, इससे लोगों को, जो लोग सामने आने से कतरा रहे थे, जिनको टेस्ट कराने में वो कतरा रहे थे, वो भी अब सामने आने लगे हैं। और घर घर जाकर जो ये अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश की एक विशेष रणनीति के अंतर्गत चलाया गया है, ये उसी का परिणाम है, क्योंकि टेस्ट जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। आज भी लगभग 2,79,000 2,79,000 टेस्ट आज हुए हैं, जो कि पिछले कई दिनों में सबसे ज्यादा है। उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 21,108 है। इस प्रकार हम लगातार देख रहे हैं कि जितने नए संक्रमण के मामले आ रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा संख्या में लोग उपचारित होकर डिस्चार्ज हो रहे हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या घटकर 1,36,342 रह गई है, जो हमारे 30 अप्रैल के अधिकतम संख्या 3,10,783 के मुकाबले
74,000 से भी ज्यादा कम है। 30 तारीख के एक्टिव केसेस के पीक की तुलना में अब 56% केसेस की संख्या में कमी आई है, 56%। और रिकवरी का रेट इसके कारण से तेजी से बढ़ रहा है। इस समय कुल डिस्चार्जेस की संख्या, अर्थात संक्रमण के प्रारंभ से जो लोग अब तक स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए हैं, वह संख्या अब बढ़कर के 14,83,249 हो गई है। रिकवरी का प्रतिशत इस समय 90.6% हो गया है। कल पोर्टल पर 255 डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं जो कोविड संक्रमित लोगों के मध्य हुई हैं। और देश में कोरोना महामारी से देश पूरा जूझ रहा है। ऐसे में बलिया से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें पुलिस कर्मियों के सामने ही गंगा किनारे शवों को टायर और पेट्रोल डालकर जलाया जा रहा है। यह पूरा मामला बलिया के नरही थाना क्षेत्र के गंगा किनारे का है। हालांकि इस पूरे मामले पर बलिया एसपी डॉक्टर विपिन डाडा ने मामले को संज्ञान में लेते हुए 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। ललितपुर में अन्नपूर्णा ऑक्सीजन बैंक और 20 बेड के कोविड केयर की शुरुआत की गई। इसके उद्घाटन के मुख्य अतिथि रवि तिवारी और पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार के साथ एसडीएम अनिल मिश्रा और लवकुश त्रिपाठी ने इसका शुभारंभ किया। बता दें कि ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत के लिए भोपाल के एक कारोबारी ने 40 लाख रुपए की मदद की है। इस ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत सदर कोतवाली के पास शिक्षक रेन बसेरा में किया गया है। और कानपुर के गोविंद नगर में बीजेपी पार्षद ने कोरोना संक्रमण को लेकर अनोखा जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें कोरोना मानव को कार की छत पर बैठाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई। इस दौरान यह जागरूकता अभियान दक्षिण क्षेत्र के गोविंद नगर, साकेत नगर, जूही समेत विभिन्न क्षेत्रों में चलाया गया। बीजेपी पार्षद नवीन पंडित लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं और ये गुजारिश कर रहे हैं कि घरों में रहें, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। तो कोरोना को लेकर तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, जागरूक लोगों को किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि घरों में रहें, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, मास्क जरूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। खबर हरदोई से है, जहां नोडल अधिकारी डिंपल वर्मा ने संडीला में कोविड संक्रमण को लेकर निरीक्षण किया और साथ ही नगर और ग्रामीण निगरानी समितियों से संवाद किया। इस दौरान नोडल अधिकारी ने स्वास्थ्य कर्मियों और निगरानी समितियों से कोरोना संक्रमण रोकने के लिए हर जरूरी प्रयास करने के लिए निर्देश भी दिए। सरकारी कर्मचारी आए दिन अपनी हरकतों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। एक ऐसा ही मामला महोबा से सामने आया, जहां एक लेखपाल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो बिना किसी खौफ के रिश्वत लेता नजर आ रहा है। लेखपाल हरि बहादुर यादव को ना तो अपने अधिकारियों का डर है, ना ही सरकार का खौफ। अब देखना यह है कि विभाग अपने भ्रष्ट लेखपाल के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। जालौन में लोकतंत्र सेनानी रमेश चंद्र गुप्ता को जिला प्रशासन ने राजकीय सम्मान दिया। बता दें कि रमेश चंद्र गुप्ता की मृत्यु हृदय गति के रुकने से हुई थी और रमेश चंद्र 82 वर्ष के थे। उरई के मोक्ष धाम पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार में जिला प्रशासन के अधिकारियों समेत जन सेवक भी मौजूद रहे। बुलंदशहर में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव हो गया, जिसको देखकर खानपुर थाना क्षेत्र के गांव में प्रधानी चुनाव रजनीश को लेकर, यानी जो रंजिश थी चुनावी, उसको लेकर यहां पे दो पक्ष आमने सामने आ गए। तस्वीर देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे पत्थर चल रहे हैं, एक दूसरे पे पथराव किया जा रहा है। इसमें कई लोग घायल हुए, कईयों को चोट पहुंची। दो पक्ष आमने सामने आ गए थे।
पूर्व प्रधान और प्रधान के समर्थक जो थे वो आपस में भिड़ गए और विवाद इतना बढ़ गया कि पथराव में तब्दील हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, वीडियो के आधार पर कार्रवाई कर रही है। तो बरेली के गांव में शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन अचानक खुशियों ने मातम का रूप ले लिया। बता दें कि बरेली के गांव में शादी समारोह में खाने की प्लेट को लेकर लड़के पक्ष के 4 लोग और लड़की पक्ष के कुछ लोगों में कहासुनी हो गई, जिससे लोगों ने लड़की पक्ष पर हमला कर दिया। एक शख्स की इसमें मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। और गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने नोएडा के फेज 3 के एक मकान में छापा मारकर सेक्स रैकेट का खुलासा किया। मौके से 3 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। तो सेक्स रैकेट का खुलासा किया गया एक घर में छापा मारकर, जिसमें 3 महिलाओं समेत 6 लोग पुलिस ने हिरासत में लिए। औरैया में मामूली बात को लेकर 2 भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया और यह संघर्ष इतना बढ़ गया कि हत्या में तब्दील हो गया। छोटे भाई को बड़े भाई ने मौत के घाट उतार दिया। यह पूरा मामला औरैया का है, जहां एक मामूली विवाद 2 भाइयों के बीच खूनी संघर्ष का रूप ले लेता है और इसमें बड़ा भाई छोटे भाई की हत्या कर देता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। और डिलारी के मस्तापुर गांव वाले तेंदुए की दहशत में हैं। बता दें कि कुछ ग्रामीण जंगल के पास जा रहे थे, इसी बीच उन्हें तेंदुआ दिखाई दिया और देखते ही देखते तेंदुए ने अचानक उनके ऊपर हमला कर दिया। हमले में 9 लोग बुरी तरह जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वन विभाग को टीम दी गई है। अब तेंदुए की तलाश की जा रही है। कल देर रात सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दरोगा रामबूल सिंह, जो थाना चंदौसी पर तैनात हैं, इन पर एक आरोप लगाया गया था कि इनके द्वारा शराब पीकर लोगों का चालान काटा गया तथा कुछ लोगों के साथ अभद्रता की गई। तत्काल प्रभाव से इनको लाइन हाजिर किया गया था तथा इनको मेडिकल के लिए भेजा गया था। अभी मेडिकल की रिपोर्ट में इनको शराब पीने की पुष्टि हुई है, अतः इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है तथा पूरे मामले की जांच क्षेत्राधिकारी चंदौसी को सौंपी जा रही है। धन्यवाद। हमने मौके का मुआयना किया। हमने स्टाफ को कल भी कॉम्बिंग किए थे, जो है कल थोड़ा देर रात हो गई थी। उसके बाद हम लोगों ने सुबह 5:30 बजे से शुरू किया और पूरे एरिया को हमने कॉम्बिंग किया। तो हमने इसका पदचिन्ह को देखा तो वो ये जो नदी है रामगंगा नदी, इसको क्रॉस कर गया है और दूसरे साइड में मिला। तो वहाँ एक वन विभाग का पहले से जंगल प्लांटेशन किया गया था, वो जंगल हो गया, उस साइड में चला गया है। अब वो गांव से बहुत दूर है, इधर आसपास में कोई गांव नहीं है। अच्छा सर, ये जो प्रशासन या वन विभाग की तरफ से कितने लोग जो घायल हुए, इनको कुछ मदद का आश्वासन दिया गया है? नहीं, अभी तो ऐसा प्रथम तो अभी नहीं किया गया। जो उनको जो सीवियरिटी होगा, जो गंभीर रूप से घायल होंगे, उसके अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।